नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये है हमारा पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 3 मॉडर्न हिस्ट्री के डाल दिए हैं, तो जिसने पहले पार्ट 3 नहीं देखे वो पहले पार्ट 3 देखेगा और बाद में ही पार्ट 4 पे आइएगा। चले, पार्ट 3 तक हमने 1932 तक बात की थी। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास की। हमको पहुंचना है 1885 से लेकर 1947 तक और हम पहुंच चुके 1932 तक। 1932 से हमने देखा था पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी जी के बीच और भीमराव अंबेडकर जी के बीच। ठीक है, ये पूना पैक्ट क्या था दोस्तों, आप लोगों को पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी और जो फाइनली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई दलितों के लिए भी ना अलग से कॉमनल इलेक्शन की शुरुआत करने की कोशिश की। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि दलितों को भी कॉमनल इलेक्शन की शुरुआत करोगे तो भाई ये तो हमसे अलग हो जाएंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी भी अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे, तो बाद में फिर इन दोनों के बीच समझौता हो गया कि भाई हम दलितों को क्या करते हैं, आरक्षण देते हैं, रिजर्वेशन दे देते हैं, लेकिन आप लोग अलग से कॉमनल अवार्ड मत करो। तो यही था पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच। ठीक है, ये हमारी लास्ट तक की कहानी थी। इससे आगे हम लोगों को कंटिन्यू करना है दोस्तों। चले, अब मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाई, पूना पैक्ट हो चुका, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई। भाई उसका डिसीजन क्या निकला, भाई 1930, 31 और 32वें 3 गोलमेज सम्मेलन हुई। तीनों सम्मेलन खत्म होने के बाद एक व्हाइट लेटर जारी किया गया अंग्रेज सरकार द्वारा, एक श्वेत पत्र जारी किया गया और उस श्वेत पत्र में कहा गया कि भाई आने वाले 1935 को ना 1935 को हम भारत के लिए एक अलग एक्ट लेके आते हैं जिसको कहा गया भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इंडियन के लिए एक एक्ट लेके आया गया 1935 से। ठीक है, हालांकि इससे पहले बहुत सारे एक्ट आए हैं। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, मार्लिमेंटो एक्ट था, तो इससे पहले बहुत सारे एक्ट आ चुके हैं। लेकिन ये एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, उन एक्ट्स की भी मैं बात करूंगा। ये एक्ट्स ना आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं कि भाई फलाने एक्ट में क्या हुआ, फलाने एक्ट में क्या हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। हालांकि अभी मैं 1935 की बात कर रहा हूं। भारत शासन अधिनियम 1935 में आया। क्यों आया, इसका आधार क्या था, वही जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ध्यान से देखिए भाई, इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना इंपॉर्टेंट कुछ 1-2 बातें बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। भाई इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भारत में आरबीआई की स्थापना हुई 1935 से। रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम एक्ट के तहत हुई, भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में। और दोस्तों इसी समय हमारी ना संघीय शासन व्यवस्था की भी शुरुआत हुई। संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है, फेडरलिज्म सिस्टम। ठीक है, 1935 के एक्ट के तहत ही फेडरलिज्म सिस्टम की भारत में शुरुआत हुई दोस्तों। ठीक है, देखिए एक शब्द होता है फेडरलिज्म, ये क्या होता है अभी मैं बताता हूं। एक होता है यूनिटरी सिस्टम दोस्तों। ठीक है, अलग अलग देशों में एक होता है एकात्मक व्यवस्था और एक होती है संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था वो देश होते हैं जहां पे सेंटर और स्टेट के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। याद रखिएगा, जिन देशों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच ना शक्तियों का बंटवारा हो उस देश को हम फेडरलिज्म व्यवस्था कहते हैं, संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था फेडरलिज्म सिस्टम किस एक्ट के तहत आ गया था, 1935 के तहत आ गया था। एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, जहां पे ना सारी की सारी पावर इंजॉय कर रही होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, होल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर ना हो, तो वो देश होता है यूनिटरी सिस्टम वाला। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन एक यूनिटरी सिस्टम वाला देश है। भारत की बात करें, आपको पता है भारत में भाई सब्जेक्ट डिवीजन है। आपने संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट सुना होगा। भाई ये क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। तो अगर ऐसा किसी देश में है तो वो फेडरल देश है। तो भारत भी फेडरल देश हो गया 1935 एक्ट के तहत। चले, इस एक्ट की इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। पहले हम सीख चुके हैं आरबीआई की स्थापना हुई और इसी में दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई, यानी आप लोग कह सकते हैं फेडरल कोर्ट की भी स्थापना हो गई थी। कब, 1937 में हो गई थी और इसी एक्ट के तहत हुई थी। समझ आया। और दोस्तों बर्मा से यानी म्यांमार को ना भारत से अलग कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था म्यांमार, लेकिन बर्मा यानी म्यांमार की बात हो रही है, म्यांमार को क्या किया, भारत से अलग कर दिया गया। किस एक्ट के तहत, 1935 एक्ट के तहत। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत और क्या भारत में बड़े बड़े बदलाव हुए दोस्तों, ध्यान रखना।
केंद्र में यानी सेंटर में, केंद्र में द्वैध शासन आ गया भाई, ठीक है। ड्वाल केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? 1935। द्वैध शासन का मतलब होता है जैसे आज आप लोग देखते हैं ना भाई, दो शासन, या आप कह सकते हैं आज लोकसभा है और राज्यसभा है, तो उसी प्रकार की आप लोग कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा कब आ गए थे? 1930 सॉरी, ये लोकसभा और राज्यसभा आ तो गए थे 1919 एक्ट के तहत, समझ आया? 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत राज्यसभा और लोकसभा आ गई थी, लेकिन यहां पे ना ये अपनी अलग पावर एंजॉय कर रही है, ये अपनी अलग पावर एंजॉय कर रही है। इसी को कहा गया द्वैध शासन, यानी आधा रूल ये कर रहे हैं, आधा रूल ये कर रहे हैं, तो इसी को कहा गया सेंटर में द्वैध शासन। कब आया? तो 1935 एक्ट के तहत। और इसी एक्ट के तहत ना ये काम पहले प्रोविंशियल यानी स्टेट में हुआ करता था, लेकिन इस एक्ट के तहत ना प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया? डुअल गवर्नमेंट को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विसदन केंद्र में कब आया, देखिए यहां पे द्वैध शासन बोला मैंने, द्विसदन का मतलब होता है दो सदन। दो सदन कब आए? तो ये आए थे 1919 में, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा आए कब थे? 1919 में। ये होता है द्विसदन, टू हाउस, ठीक है, सेंटर में। लेकिन यहां पे मैंने बोला द्वैध शासन, यानी दो अलग अलग शासन करे ना, तो उसको दो शासन, द्वैध शासन कहा जाता है। तो केंद्र में द्वैध शासन कर दिया गया था इस एक्ट के तहत 1935, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। तो इस एक्ट की कुछ बातें ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, तो इसी अधिनियम में कहा गया कि अब ना आने वाले टाइम में हम भारत में इलेक्शन कराएंगे भाई, हर एक स्टेट में क्या कराएंगे? इलेक्शन कराएंगे। देखिए धीरे धीरे भारत आजादी की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है, हम लोगों को ज्यादा पावर धीरे धीरे मिल रही थी, तो इसी 1935 एक्ट के तहत ही कहा गया कि अब हम पूरे देश में क्या कराएंगे? इलेक्शन कराएंगे। और सेम इलेक्शन हुए फिर 1937 में, ठीक है। देखिए 1935 अधिनियम के तहत 1937 में इलेक्शन करवाए गए, 1937 में क्या किए? इलेक्शन हुए। और याद रखना 11 उस समय अलग अलग राज्य थे भारत के, तो 11 प्रांतों में से ना भाई, 11 प्रांतों यानी 11 स्टेट में से ना 8 स्टेट में कौन जीत गई? कांग्रेस जीत गई थी, ठीक है। अब ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी से हमारी कहानी स्टार्ट होगी दोस्तों, ठीक है। हम 1937 में पहुंच चुके हैं, 1932 से हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि इस बीच में कुछ खास बातें नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। चले आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है। तो 1937 में इलेक्शन हुए पूरे भारत में, तो 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कौन जीत गई? कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया, और कुछ में मुस्लिम जीत गए भाई, ठीक है। इससे आगे क्या हुआ दोस्तों? देखिए मुस्लिम लीग जीत गई थी, ठीक है। देखिए अब इससे आगे यहां से इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होगी हमारी स्वतंत्रता संग्राम की दोस्तों, यहां से अब बातें स्टार्ट होगी। अब क्या क्या बातें आप लोगों को जाननी है, ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई 1937 में 11 प्रांतों में से 8 में जीत गई कांग्रेस। इसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ दोस्तों 1939 से लेकर 1945 तक। इसी के बीच अब यहां पे कहानी घूमने वाली है, ध्यान से सुनेगा। दूसरा विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 1939 से 1945 तक। दोस्तों हुआ क्या भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे स्टार्ट होता है 1939 में, अंग्रेजों ने भारतीयों को, भारतीय कांग्रेस की बिना इजाजत के या बिना अनुमति के हम लोगों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया कि भाई हम अंग्रेजों के साथ हैं। अंग्रेजों ने बोल दिया कि भारतीय लोग अंग्रेजों के साथ है, लेकिन बिना बताए। तो फिर इससे क्या हुआ? हमने कहा कि भाई, हमने कब कहा हम आपके साथ हैं, अंग्रेजों के साथ है, लेकिन उन्होंने अपने आप बोल दिया। तो फिर क्या हुआ? 1939 में ये क्वेश्चन आएगा, 1939 में संपूर्ण कांग्रेस यानी जहां जहां भी कांग्रेस की पार्टी थी, संपूर्ण कांग्रेस कैबिनेट ने, मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया भाई, कि हम इस्तीफा देते हैं, रिजाइन देते हैं, हम आपके साथ नहीं है। क्यों दिया ये रिजाइन? तो मैंने बता दिया, इन्होंने बिना बताए हम लोगों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। तो आपसे क्वेश्चन ये आता है कि संपूर्ण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा कब दिया था? यानी जब हमको दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया, हमने क्या दे दिया? रिजाइन दे दिया, हम सरकार नहीं चलाते, ये लो भाई अपनी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हुआ भाई, इन्हीं कांग्रेस मंत्रिमंडल को मनाने के लिए अंग्रेजों ने 1940 में 1940 में अगस्त प्रस्ताव लेके आए भाई। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। कौन लेके आया? लॉर्ड, उस समय लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे भाई,
लिथगो, ठीक है, भारत के वायसराय थे। तो आप कहोगे अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में आया। ये इन भारतीय लोगों को बनाने के लिए आया। इसमें कहा गया अगस्त प्रस्ताव में कि हम आपको ना, आप हमारा साथ दो दूसरे विश्व युद्ध में, हम आपको ना भाई जैसे जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है हम आपको आज़ादी दे देंगे, हम भारत को डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, हम भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें इसमें कही गई अगस्त प्रस्ताव में। लेकिन हमने अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया कि हम आपके अगस्त प्रस्ताव को नहीं मानते। और 1940 में ही फिर महात्मा गांधी जी ने एक और मूवमेंट स्टार्ट करा दिया, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने 1940 में महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में एक आश्रम था पवनार आश्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। महाराष्ट्र में पवनार आश्रम में, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की भाई, ठीक है। कब की? याद रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी इंडिविजुअल तौर पर सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में हुई। कहां से हुई? महात्मा गांधी जी ने महाराष्ट्र से की, पवनार आश्रम से की। याद रखना, व्यक्तिगत तौर पर कहने का मतलब है पूरा जन संघर्ष से इकट्ठा नहीं किया, यानी हम अपने इंडिविजुअल तौर पर क्या करेंगे? आंदोलन स्टार्ट करते हैं। इसी को कहा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। और फर्स्ट सत्याग्रही आप लोगों से पूछे जाते हैं, पहले इस सत्याग्रह से जुड़ने वाले कौन थे? विनोबा भावे थे। विनोबा भावे कौन थे? पहले सत्याग्रही थे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े, पूछे जाते हैं ये। सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू सेकंड सत्याग्रही थे। और पवनार आश्रम की स्थापना पूछी जाती है किसने की? विनोबा भावे ने ही की थी। जैसे भाई आपको पता है साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी जी ने बनाया था, तो पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे। और यही हमारे फर्स्ट सत्याग्रही भी थे। तो 1940 से जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया, समझ आया? तो ये बातें क्या हो रही है, आई थिंक आप लोग समझ चुके। देखिए फिर से बताता हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से स्टार्ट हुआ, 1945 तक चला। जैसे ही 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो अंग्रेजों ने हमको शामिल कर देते हैं, उन्होंने हमको शामिल कर दिया। तो उन्होंने हमको शामिल कर दिया तो हमने भी क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, जाओ भाई हमने आप लोगों के साथ है। तो उन्होंने हमको मनाने के लिए एक अगस्त प्रस्ताव लेके आए। ये पूछे जाते हैं बस कब हुई, ये साल इंपॉर्टेंट है, आपसे यही पूछा जाएगा अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 आया। अगस्त प्रस्ताव को हमने नहीं माना, तो फिर हमने 1940 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की फिर से क्या कर दी? शुरुआत कर दी। तो ये बातें मैंने आप लोगों को बताई। और दोस्तों 1940 में ही एक बात और हुई, 1940 में ही ध्यान रखना पाकिस्तान की मांग की गई थी, ठीक है, अलग देश बनाने की। आपसे पूछा जाता है पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान देश की मांग कब की गई? 1940 में। और मुस्लिम लीग ने की थी, किसने? मुस्लिम लीग ने। और कहां पे? लाहौर में इनका अधिवेशन हो रहा था, कहां पे? लाहौर अधिवेशन में। और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी भाई पाकिस्तान की मांग, क्योंकि अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कायदे आजम कहा जाता है, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखना 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में, ठीक है। तो क्वेश्चन यही आता है पाकिस्तान की मांग किसने की? और देखिए अभी दोस्तों मैंने बताया कांग्रेस के ना हर साल अधिवेशन हुआ करते थे। तो ऐसे अधिवेशन, दो अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1938 में और एक हुआ था 1939 में, ठीक है। कांग्रेस के हर साल कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे। तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ कांग्रेस का हरिपुरा में। क्वेश्चन आएगा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बस ये क्वेश्चन आता है, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। कब है? हरिपुरा अधिवेशन में। कब हुआ? 1938 में। दोस्तों 1939 में कांग्रेस का फिर से अधिवेशन हुआ, फिर से कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और अब की बार बुलाई गई त्रिपुरी अधिवेशन में। इसको त्रिपुरी अधिवेशन कहा जाता है। और दोस्तों ये कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? देखिए सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, याद रखना, इस अधिवेशन में ना महात्मा गांधी जी चाहते थे कि भाई सीता पटाभी रमैया या पटाभी सीता रमैया कहा जाता है, सीता पटाभी रमैया कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्या पूछा जाएगा? 1939 से कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की, ठीक है। हालांकि इन्होंने बाद में रेजिग्नेशन दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने किसको हरा के अध्यक्ष पद जीता था? सीता पटाभी रमैया को हराकर। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सीता पटाभी रमैया इस अधिवेशन की अध्यक्षता करे, लेकिन अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो याद रखना, लेकिन फिर सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से महात्मा गांधी जी खुश नहीं थे। इसी को कहा जाता है त्रिपुरी संकट। दोस्तों
ठीक है। त्रिपुरी संकट कब हुआ? 1939 में। अब ये संकट क्यों था दोस्तों? फिर सुभाष चंद्र बोस ने ना कांग्रेस पार्टी से ही रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि महात्मा गांधी जी खुश नहीं थे कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए दोबारा से। तो इसलिए 1939 में ही ये क्वेश्चन आता है, सुभाष चंद्र बोस ने ना अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की भाई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। और कब की? 1939 में, 1939 से। ठीक है, 1939 से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। चले, आई थिंक समझ चुके। ठीक है, ये सिनेरियो दोस्तों हमारे हो गए हैं। देखिए मैंने कहा, फिर से आपको बता रहा हूं, 1939 से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। और भाई वो हमको लगातार ना कांग्रेस वाले अंग्रेज लगातार चाहते थे कि हम भारतीय लोग उनका समर्थन करें। ठीक है, वो लगातार हमको अपने साइड मिलाने के लिए ना अलग अलग से भाई मिशन भी भेजा करते थे भारत में। पहला तो उन्होंने देखिए अगस्त प्रस्ताव भेजा। अगस्त प्रस्ताव में हमको मनाने की कोशिश की, क्योंकि वो ना दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज लगातार हारने की तरफ चल रहे थे। तो ऐसा ही एक प्रस्ताव और आ गया 1942 में। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया? ये क्वेश्चन आता है 1942 में। क्रिप्स कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, ये ब्रिटेन के नेता थे, एक वहां पे एक कैबिनेट मंत्री थे। स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स प्रस्ताव भारत भेजा 1942 में। अब ये भारत में क्या करने के लिए आया? ये फिर से भारतीय लोगों को मनाने के लिए आया था। जैसे हमने अगस्त प्रस्ताव को असफल कर दिया था कि हम आपकी बात को नहीं मान रहे, तो ऐसे ही क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव कह रहे थे कि आप हमारा समर्थन दो, आप हमारा साथ दो दूसरे विश्व युद्ध में, हम आपको आजादी दे देंगे। तो लेकिन इसकी बात को भी भारतीय लोगों ने नहीं माना। और हालांकि महात्मा गांधी जी ने तो कह दिया था कि भाई ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, ये तो आप लोग आगे की तारीख का चेक दे रहे हैं, क्या पता होगा या नहीं होगा। भाई समझ आया? देखिए आगे की बात कह रहे थे कि हम ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे, आप अभी हमारा साथ दो। भाई अभी आप हमारे लिए क्या करोगे ये बताओ ना। ठीक है, तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ये है बस, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1942 आया। क्या करने के लिए आया? ये वही बातें करने के लिए आया था कि दूसरे विश्व युद्ध में ये हार रहे थे, तो इसलिए हमारे लिए लालच देने के लिए एक प्रस्ताव लेके आया कि भाई आप इन बातों को हम आपकी मान लेंगे, ऐसा कर दो, प्लीज हमारे साथ आ जाओ। लेकिन हमने इस बात को ठुकरा दिया। समझ आया? चले, और महात्मा गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड क्या कहा? चेक है भाई, ये तो आगे की तारीख का चेक है। क्वेश्चन आता है ये कि क्रिप्स प्रस्ताव को आगे की तारीख का चेक किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे देखिए भाई, आगे सुनो, फिर क्या हुआ दोस्तों? 7 अगस्त आ गया। ठीक है, हमने क्रिप्स प्रस्ताव को असफल कर दिया। और फिर महात्मा गांधी जी ने कहा अब हम आंदोलन चलाएंगे, आजादी लेकर रहेंगे, अब हम आपकी बातों को नहीं मान रहे, ना हम आपका सपोर्ट करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और इसी 7 अगस्त को 1942 को ही भाई कांग्रेस पार्टी का एक और अधिवेशन हुआ। कहां पे? बंबई के ग्वालियर टैंक में। ठीक है, महाराष्ट्र में है, बंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कब? 7 अगस्त 1942 को। ठीक है, और इसकी दोस्तों ध्यान करा, 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ। और 8 अगस्त को इसी कॉन्फ्रेंस में कहा गया, अगली तारीख को 8 अगस्त 1942 को, कि भारत छोड़ो आंदोलन अब हम स्टार्ट करेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। और इसी आंदोलन के तहत ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था कि भाई अब या तो करो या मरो भाई, अब तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आजादी लेनी है तो आप हमारा सपोर्ट करें, भारतीय जनता को कह रहे थे। तो 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो 1942 की दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया, हमने इसकी बात को अस्वीकार कर दिया और हमने एक आंदोलन छेड़ दिया। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। हमें अंग्रेजों को कह दिया इंडिया को क्विट करो भाई। क्विट इंडिया मूवमेंट हमने कब स्टार्ट किया? 1942 को ही स्टार्ट किया। ठीक है, और दोस्तों अगली तारीख को ना 9 अगस्त को तमाम बड़े बड़े नेताओं को ना अंग्रेजी सरकार ने क्या कर लिया? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, लेकिन ये आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ये आखिरी आंदोलन था हमारा देश को आजाद कराने का। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ चुके 1942 में क्या हुआ। ठीक है, बस आप लोगों को पेपर के लिहाज से यही बातें याद रखनी थी। अब आ गया साल 1943। देखिए देश आजाद होने वाला है 1947 में, लेकिन इसके बीच में कुछ 4-5 फैक्ट और आप लोगों को याद रखने हैं। 1943 का साल आ गया और इस समय देखिए 1942 में ही ना सबसे पहले एक आजाद हिंद फौज के बारे में पॉइंट है भाई।
आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले ना कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया। कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, ये भाई सेना में भर्ती थे अंग्रेजों की। कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में सबसे पहले 1942 से आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया कि भाई अब हम क्या करेंगे, आजाद हिंद फौज की स्थापना करेंगे। लेकिन ना इनका विचार क्या हो गया, असफल हो गया। लेकिन पहली सफल आजाद हिंद फौज किसने बनाई, रास बिहारी बोस ने बनाई। ठीक है, रास बिहारी बोस ने क्या की, पहली रेजिडेंट का निर्माण किया आजाद हिंद फौज की। समझ आया। लेकिन 1943 में फिर क्या हुआ भाई, सिंगापुर में क्या हुआ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को क्या किया, सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च नेता स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, कि सबसे बड़ा नेता आजाद हिंद फौज का किसको मान लिया गया, आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किसको माना गया, सुभाष चंद्र बोस को। कब, 1943 में। और इन्होंने ना आजाद हिंद फौज की 3-4 रेजिडेंट बनाई। एक महिलाओं के लिए बनाया, ठीक है, महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से लक्ष्मीबाई रेजिडेंट, ठीक है। और दूसरा इन्होंने नेहरू ब्रिगेड के नाम से आजाद हिंद फौज की स्थापना की, एक नेहरू ब्रिगेड और दोस्तों एक थी नेहरू हो गया, महात्मा गांधी की नाम से था, महात्मा गांधी जी के नाम से था। और एक था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही। 3-4 इन्होंने अपनी अलग अलग रेजिमेंट बनाई। ठीक है, ये नामों से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ब्रिगेड इन्होंने यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, चले याद रखना, ये कुछ पॉइंट थे। याद देखिए, आजाद हिंद फौज ना क्यों स्थापित की गई थी, सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी आजाद हिंद फौज की। और इसी समय ना सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भाई आपको ना अंग्रेजों से आजादी हम दिलाएंगे। और इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसका था, सुभाष चंद्र बोस का था। और इन्होंने ये नारा सिंगापुर में दिया था, क्योंकि ये ना आजाद हिंद फौज में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रहा था जो भाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और भारत को आजादी दिलाएंगे। समझ आया। यानी आप कह सकते हैं भारत से बाहर ये एक फौज तैयार कर रहा था। कौन, सुभाष चंद्र बोस जी भाई। ठीक है, और आपको पता है दूसरा विश्व युद्ध तो चल ही रहा था भाई। ठीक है, अंग्रेज लगातार हार ही रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस भी पहुंच गए नाजी जर्मनी में हिटलर का साथ देने के लिए। ठीक है, क्योंकि जर्मनी के साथ ही तो युद्ध था इनका। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो जर्मनी को सपोर्ट लेने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी वहां चले गए थे जर्मनी में। ठीक है, इन्होंने वहां भी एक फ्री इंडियन लीजन के नाम से एक संघ बनाया, फ्री इंडियन लीजन नामक एक फौज तैयार की। कहां पे, जर्मनी में। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने ही। देखिए, एक आजाद हिंद फौज बन गई और एक फ्री इंडियन लीजन के नाम से बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। यानी 2 अलग अलग फौजें सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कर ली थी, तैयार कर ली थी। जापान का भी सपोर्ट हो गया था, जर्मनी का भी हमको सपोर्ट मिल रहा था। समझ आया। और दोस्तों जर्मनी, देखिए अंडमान निकोबार पे ना उस समय 1945 के आसपास राज था जापान वालों का, अंग्रेजों से छीन लिया था जापान ने। और जापान ने फिर क्या किया, वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स दे दिए किसको, सुभाष चंद्र बोस जी को। ठीक है, तो भाई सुभाष चंद्र बोस को 1945 में वो दे दिए अंडमान और निकोबार। तो उन्होंने उसका नाम बदल के फिर शहीद और स्वराज द्वीप नाम रख दिया गया भाई। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप किसका नाम रखा गया, अंडमान और निकोबार का। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि जापान वालों ने ना सुभाष चंद्र बोस को वे आइलैंड गिफ्ट दे दिए। ये लो भैया बने। समझ आया। लेकिन जैसे ही 1945 में आप लोगों को पता है दोस्तों, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका वालों ने बम फेंक दिया और जापान को सरेंडर करना पड़ गया। और जैसे ही जापान को सरेंडर करना पड़ गया, हमारी आजाद हिंद फौज को भी सरेंडर करना पड़ गया। अंग्रेजों के साथ हमारी आजाद हिंद फौज लड़ाई लड़ रही थी। और जैसे ही इनको सरेंडर करना पड़ा तो क्या हुआ दोस्तों, इन पे ना 1945 में ही लाल किले में मुकदमा चला भाई। आप लोगों से क्वेश्चन ये आता है, लाल किला मुकदमा कब चला, ये क्वेश्चन आता है बस। लाल किला मुकदमा कब चला, 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चला था दोस्तों ये। और 1945 में ना जब महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जा रहे थे जापान में और इनका भाई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आज तक पता नहीं चला, यानी तब पता नहीं चला इनकी मृत्यु का कारण क्या था, यानी वो जिंदा है भी या नहीं है। तो उनकी लाश ही नहीं मिली थी भाई सुभाष चंद्र बोस जी की। समझ आया। क्योंकि वो जापान जा रहे थे तो ताइपे के पास, ताइवान की राजधानी है ताइपे में, वहां पे उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। 1945 में कौन सा मुकदमा हुआ, लाल किला मुकदमा हुआ, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को
आज़ाद हिंद फौज के बारे में बताया, ठीक है। क्या कुछ था, सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने का, ठीक है, लेकिन फिर रेजिडेंट किसने बना दी थी, सफलतापूर्वक रास बिहारी बोस ने, और फिर आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में, ठीक है। और वहां से उन्होंने कार्रवाई करनी स्टार्ट कर दी थी, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना स्टार्ट कर दिया था, और सबसे पहले मणिपुर में ही उन्होंने झंडा फहराया था। भारत में सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने मणिपुर में मोइरांग एक जगह थी, वहां पे झंडा फहराया था, ठीक है। चले आगे चले भाई, आप लोगों को ना अब एक दो फैक्ट है, बस ये याद रखना। फैक्ट क्या है, 1944 में ना राजगोपालाचारी जिसको सीआर फॉर्मूला कहा जाता है, सीआर राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब आया, बस आप लोगों से ये पूछा जाता है फॉर्मूला कब आया 1944 में। ये क्या फॉर्मूला था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ना लगातार पाकिस्तान वाले, आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग लगातार अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, तो इसने ना भाई क्या दिया था, इसने समझौता दिया था कि किस प्रकार अगर देश बंटवारा भी होगा तो भाई किस प्रकार आप लोगों को समझौता करना है। आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी या हिंदू और मुसलमानों के बीच समझौते का एक फॉर्मूला था जिसको कहा गया राजगोपालाचारी फॉर्मूला। कब दिया गया था, 1944 में, ठीक है, बस ये याद रखना था। 1945 में वेवेल योजना आई। अब ये कौन थे, वेवेल योजना अभी बताते हैं, या शिमला सम्मेलन, ये दोनों चीजें कब हुई, 1945 में, ठीक है। बस ये भी क्या थे, देखिए दोस्तों, उस समय वेवेल क्या हो गए थे, अबे गवर्नर जनरल हो गए थे भारत पे जो राज कर रहे थे। गवर्नर जनरल कौन थे, वेवेल थे। तो वेवेल भी एक योजना लेके आए कि भाई किस प्रकार पाकिस्तान, आप लोग कह सकते हैं कि भाई इन्होंने कहा था कि भाई दूसरा विश्व युद्ध तो चल ही रहा था, 1945 में खत्म नहीं हुआ था अभी, तो ये फिर से एक योजना लेके आया था भारतीय लोगों के लिए, ठीक है, कि भाई ये प्रस्ताव है आप लोगों के लिए, आप लोग ऐसा करो, हम आपके लिए संविधान सभा बनाएंगे, संविधान का निर्माण करेंगे, पाकिस्तान के लिए ये करेंगे, यानी मुसलमानों के लिए करेंगे, अल्पसंख्यकों के लिए ये करेंगे, यानी बहुत सारी योजना लेके आया। फिर योजना लेके आया तो उस योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला में सम्मेलन हुआ कि आओ भाई मिलते हैं, वेवेल योजना पे प्रस्ताव करते हैं, क्या ये बातें कर रहे हैं। इसको भी सब लोगों ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, वेवेल योजना को भी। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बस क्या है, वेवेल योजना कब हुई, 1945 में आई, या शिमला सम्मेलन कब हुआ, ये भी 1945 में आया। समझ आया। और दोस्तों याद रखना, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चला था उसको ना दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, 1940 में जो हुआ था, ठीक है, लिख लेना ब्रैकेट में कहीं पे। ये बस कुछ फैक्ट है एक एक लाइन के जो आप लोगों को याद रखने हैं। दोस्तों बात आ गई 1946 की। 1946 में क्या हुआ, हमारी नौसेना ने विद्रोह कर दिया। तो नौसेना विद्रोह कब हुआ, 1946 में, बस आप लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि नौसेना के जो सिपाही था उनके साथ ना अंग्रेज ना भाई भेदभावपूर्ण व्यवहार किया करते थे, उनको सैलरी नहीं दिया करते थे, तमाम चीजें, बहुत सारे इशू थे हमारे भारतीय लोगों के साथ, ठीक है। तो नौसेना ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया 1946 में। 1940 में ही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया गया, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या था, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या था दोस्तों, 1946 में ही बनाया गया कि भाई ये ना अंग्रेजों और आप कह सकते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे दंगे हुए थे, ठीक है। मुसलमानों ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया गया, यानी दंगे हुए थे भारतीय लोगों के साथ, और भारतीय लोगों का यानी मुसलमानों का और हिंदुओं का, ठीक है। बस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये था। ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद रखना है। लेकिन डेट आ गई 1947, 1947। और दोस्तों 1947 से ना इटली, वहां के ब्रिटिशर्स पीएम थे, प्रधानमंत्री इटली, इन्होंने ना घोषणा कर दी दोस्तों फरवरी महीने में ही, फरवरी महीने में घोषणा कर दी कि 1948 तक ना हम भारत को आजाद कर देंगे भाई। इन्होंने देखिए 1940 कब की थी, ये 1947 में, फरवरी 1947 में कह दिया था कि हम 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे भाई, हम जा रहे हैं यहां से, क्योंकि जाने का टाइम आ ही गया था भाई। फिर क्या हुआ दोस्तों, 3 मार्च को, या आप कह सकते हैं मार्च के महीने में, लॉर्ड माउंटबेटन 47 की बात हो रही है, लॉर्ड माउंटबेटन ना भारत के गवर्नर जनरल बन गए, यानी वेवेल हट गए थे, अब गवर्नर जनरल कौन आ गए थे, माउंटबेटन, और ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मार्च में आ गए थे, मार्च में इनका इलेक्शन हुआ, ये जीत कर आ गए थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने मार्च में जून में एक प्रस्ताव लेके आया ये वाला, ठीक है, माउंटबेटन, 3 तारीख थी 3 जून को, ठीक है, माउंटबेटन योजना आई भाई, माउंटबेटन योजना। अब ये क्या थी योजना, ये प्लान क्या था, माउंटबेटन प्लान कब आया, 3 जून को, या 3 जून योजना भी कहा जाता है। इस योजना में कहा गया था, प्रस्ताव रखा गया था कि भारत और पाकिस्तान को बांट देना ही बेहतर होगा भाई, ठीक है, भारत और पाकिस्तान को बांट देना ही बेहतर होगा अलग अलग देशों में। और 18 जुलाई को
ब्रिटिश हुकूमत ने इसको क्या कर दिया, स्वीकार कर लिया, ठीक है। और भाई फिर कहा गया कि 15 अगस्त को, आने वाली 15 अगस्त और 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान को आजाद कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद कर दिया गया और 15 अगस्त को भारत को आजाद कर दिया गया। और इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया, आजाद हो गया। आई थिंक आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई होगी कि किस प्रकार क्या क्या चीजें यहां पे घट रही थी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहां तक मैंने आपको बता दिया 1947 तक। अभी हमारा ना इस बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई थी स्वतंत्रता संग्राम की, कुछ उपनाम इनके हैं भाई, कुछ राइटर्स थे, ठीक है। ये कुछ थोड़ी थोड़ी वीडियोस हो रहेंगी 10-10 मिनट की, ठीक है। वो वीडियोस भी आप लोगों को यहां से कवर करनी है, तब जाके आप लोगों का ये फेज क्या होगा, कंप्लीट होगा। वैसे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे स्वतंत्रता के लिए वो मैंने यहां पे आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपना अगले क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।